बता दें राजधानी मॉस्को में जोरदार हमले बोले गए हैं, बड़े स्तर पर यहां पर अटैक किए गए। इसके अलावा कुर्स्क इसमें शामिल है, बेलगोरोद इसमें शामिल है, किरोव, रोस्तोव, क्रास्नोदार और क्रीमिया में जोरदार हमले बोले गए हैं यूक्रेन की तरफ से। करुणा और देखिए एक और बड़ी खबर है कि यूक्रेन के टारगेट पर ना सिर्फ रूस की इमारतें हैं बल्कि रूस के हथियार गोदाम जो हथियार डिपो वो भी हैं, सैन्य बेस और एयर बेस भी हैं। यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर भी लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन 900 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इसके अलावा मॉस्को में 750 किलोमीटर दूर 4 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। सारातोव की बात करें 2 ऑयल रिफाइनरी यहां पर जलाई जा चुकी है। 900 किलोमीटर दूर जाकर यह हमला किया गया। इसके अलावा वोलोग्राद को लेकर जो जानकारी आ रही है, यहां पर भी 2 ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया जा चुका। और साथ ही रोस्तोव ऑन डॉन की 4 रिफाइनरीज को भी यूक्रेन की तरफ से जलाया जा चुका है। तो इस तरह से यूक्रेन अब ऐसा लग रहा है कि नॉन स्टॉपेबल हो गया है और यूक्रेन की तरफ से लगातार बड़े हमलों को न सिर्फ सीमित इलाकों में अंजाम दिया जा रहा है बल्कि और भी दूसरे बड़े इलाकों पर अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिमा जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर रूस के अंदर यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं और इसके पीछे ज़ेलेंस्की की क्या है रणनीति समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। सुमित, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम बदलेंगे तो हालात भी युद्ध क्षेत्र में बदल जाएंगे। आने वाला जो समय होगा युद्ध क्षेत्र में वो किस तरीके का आपको नजर आ रहा है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है इस दौरान जब वेदर में चेंज हम देखें? देखिए, सबसे बड़ा किसी भी फौज के लिए दिक्कत होती है विंटर का टाइम, और रूस और यूक्रेन जैसे इलाकों के अंदर तो जहां -40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, यहां पर मूवमेंट ना के बराबर हो जाती है, बर्फ बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के लिए यह है कि उसकी डिपेंडेंसी खासतौर पर गैस को लेकर, ऑयल को लेकर, कई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विंटर सीजन में, और रूस ये अच्छे से जानता है। रूस खुद इस मामले में डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन जहाँ यूक्रेन की बात आती है तो यूक्रेन के लिए दिक्कत यही है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचता है तो निश्चित तौर पर उसके सामने उसके सिविलियन एरियाज के अंदर बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। और रूस इसी बातों को समझकर अब यूक्रेन के अंदर जो टारगेट कर रहा है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा है, उसके पावर सेक्टर को कर रहा है, वो लगातार उन इलाकों को कर रहा है जहां से रसद पहुंच रही है, वो उन इलाकों को कर रहा है जहां से प्रोडक्शन लाइन जा रही है। तो एक बड़े एक तरीके का ये स्ट्रेटेजिकल मूव इसलिए भी है क्योंकि अगर उसको ना सिर्फ कुर्स्क में और बेलग्रेड में ऑपरेशन चलाने हैं तो पीछे की लाइनें काटनी है, और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आने वाले विंटर्स के लिए लंबा समय खींचना है ताकि यूक्रेन अपने आप कई चीजों से क्राइसिस से जूझना शुरू कर दे। बिल्कुल, और इस पर भी मैं आऊंगा कि क्या जो मौजूदा हालात है जो कि यूक्रेन के खिलाफ थे अभी तक, क्या एक बहुत बड़ा रिवर्सल हम यहां से देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनेत्स्क में रूस ने किया है बहुत बड़ा अटैक। डोनेत्स्क में अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर, ये तस्वीरें आप देखिए। वॉर जोन में एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। डोनेत्स्क में रूसी सेना पर यूक्रेन की ओर से अब पलटवार कर दिया गया है। रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले को लेकर जानकारी हमें मिल रही है। तो एक तरफ डोनेत्स्क में पहले रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया बड़े स्तर पर, और अब इसका बदला भी लिया जा रहा है। और देखिए, चलिए सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। यूक्रेन की राजधानी कीव से विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ लाइव है। विपिन, आप इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो एकदम उल्टा हो रहा है, गेम ही चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है रूसी शहरों पर। इसमें कोई शक नहीं है करुणा, 6 अगस्त के बाद से खेल बदल गया है यूक्रेन का। और आप समझिए कुर्स्क समेत, ओरेनिल समेत, वोरोनिल समेत तमाम शहर ऐसे हैं जिनमें यूक्रेनी सेनाएं आगे बढ़ते जा रही हैं, और ये रशिया के लिए चिंता का विषय है। इस बीच खबर जो आ रही है, लगातार बॉर्डर के इलाकों में रशिया मारने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लगभग 95% ऐसे हथियार हैं, ऐसे इस तरह के अटैक्स हैं जिसको यूक्रेन निष्क्रिय कर दे रहा है। मतलब उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है।
जमीन पर लड़ाई अब तेज हो गई है और इस लड़ाई में अब F-16 की भी एंट्री हो चुकी है। और आप जानते हैं कि क्रीमिया का ब्रिज हो, कर्च का ब्रिज हो या फिर मॉस्को, क्रेमलिन, यहां तक जो यूक्रेनी ड्रोन हैं वो जाकर हमला कर रहे हैं, तो उससे स्थितियां बहुत विकट हो रही हैं और रशिया ये युद्ध कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। खासकर तब इतना ताकतवर मुल्क होने के बाद ये सपना लेकर वो यूक्रेन में आया था कि वो कुछ महीनों में इस युद्ध को जीत लेगा, लेकिन आप जानते हैं कि 920 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब भी इस युद्ध में यूक्रेन बना हुआ है। और वो इलाके शुरुआत में चाहे डोनेट्स्क हो, खेरसोन हो, लुहांस्क हो, ये तमाम इलाकों में ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जिनको रशिया ने कब्जा किया था। अब उन इलाकों को यूक्रेन खाली करा के वापस पा चुका है, तो डबल एज यूक्रेन को है और नुकसान हर जगह से रशिया को होता नजर आ रहा। और इसी स्पीड से अगर यूक्रेनी सेना, यूक्रेनी फौज आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जो बाकी के बचे हुए इलाके हैं जो रशिया के कब्जे में हैं वो भी छुड़ा लेगा। और क्रीमिया का जो सपना लेकर यूक्रेन बढ़ रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।